हाँ जी, देखिए यूआरपीएफ का क्या ट्रीटमेंट होता है। देखिए अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब इसको इनकम टैक्स कमिश्नर ने रिकॉग्नाइज नहीं करा है। जब इनकम टैक्स कमिश्नर ने ही रिकॉग्नाइज नहीं करा तो क्या डिडक्शन मिलेगी भैया लोगों? नहीं मिलेगी। नो एलिजिबल फॉर डिडक्शन, सीधा सा लॉजिक है। उसके बाद इसमें देखो कितना इजी है ये। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में डिडक्शन मिलेगी नहीं, मतलब टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो हो गया सीधा सीधा हमारा टैक्सेबल। ये तो हो गया हमारा सीधा सीधा टैक्सेबल। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहता है कि भैया नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये अभी हम नीचे पॉइंट देखेंगे, रेफर पॉइंट 1 बिलो। अभी नीचे हम इसका पॉइंट समझेंगे। कहते हैं कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब हर महीने जो उसकी सैलरी में कंट्रीब्यूट करता है उस टाइम ये टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो गया, डिडक्शन नहीं मिल रही। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के टाइम टैक्सेबल नहीं होगा। जब वो अपनी सैलरी हर महीने उसके अकाउंट में उसके यूआरपीएफ में कुछ अपना पैसा डालता होगा, अपना कंट्रीब्यूट करता होगा, उस टाइम वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कहता है कि नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट। लो जी, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट भी एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है। मतलब एक तरह से देखा जाए, ड्यूरिंग द जॉब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट ड्यूरिंग द जॉब टैक्सेबल नहीं होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम ऑफ क्रेडिट जब आप जॉब में रहें। रेफर पॉइंट बिलो, ये भी हम पढ़ेंगे। रेफर नोट बिलो। तो रेफर पॉइंट 1 बिलो में क्या है? ये इसमें ना, ये पॉइंट अभी यहाँ पर हम रेफर पॉइंट 1 बिलो इसको भी हटा देते हैं। इसकी भी जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने पॉइंट ये मर्ज कर दिया किसी और पॉइंट में। इसको भी हटा दो, इसको कोई जरूरत नहीं है इसकी भी। सिर्फ ये वाला पॉइंट रखना है भी, रेफर नोट बिलो। नोटिस का नोट देखेंगे तो यूआरपीएफ के अंदर ड्यूरिंग द जॉब जब भी कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होता। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता। ये सब टैक्सेबल कब होगा? रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, जब लमसम पेमेंट मिलेगी तब टैक्सेबल होगा। अब यहां पर देखेंगे क्या होगा रीपेमेंट के टाइम पे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ऊपर हमने क्या क्या टैक्सेबल नहीं करा था? हमने क्या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल कर दिया? हाँ, सब हमने ऊपर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल कर दिया था, क्योंकि एटीसी डिडक्शन नहीं मिलेगी, कमीशन से अप्रूव नहीं है। ठीक बात है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हमने पहले ही टैक्सेबल कर दिया। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के इंटरेस्ट पे मिलने वाला टैक्सेबल करा था? नहीं, ऊपर हमने टैक्सेबल नहीं करा था, क्योंकि हमने कहा था एट द टाइम ऑफ क्रेडिट होगा। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टैक्सेबल नहीं होगा, लमसम में पेमेंट करेंगे। तो एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि हम ऊपर ऑलरेडी टैक्सेबल कर चुके हैं, तभी टैक्सेबल कर दिया था, डिडक्शन नहीं दी थी। उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट टिल डेट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखिए एसपीएफ में और आरपीएफ में ये टैक्सेबल था ही नहीं। हमने कहा था 9.5% से ऊपर टैक्सेबल होगा, 9.5% और 9.5% से ऊपर होता ही नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं इससे ज्यादा, इसलिए कभी टैक्सेबल की बात ही नहीं आती है। आती है तो टैक्सेबल कर देंगे, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, अलग से कोई टैक्सेबल नहीं होगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल कर लेते हैं उसको। यूआरपीएफ के केस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हमने ऊपर टैक्सेबल कर दिया। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट मिलता है जो, उसको हम टैक्सेबल करेंगे कहां पर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक बात है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में मिलने वाला इंटरेस्ट, दोनों का ट्रीटमेंट हमने देख लिया। कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ कंट्री जब करते हैं तभी टैक्सेबल कर देते हैं, डिडक्शन नहीं दे रहे हम, क्योंकि डिडक्शन नहीं दे रहे, टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट हमने एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट टैक्सेबल कर दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और हमने ऊपर क्या छोड़ा था? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में मिलने वाला इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ, हमने क्या करा था? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट हमने टैक्सेबल मना कर दिया था, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टैक्सेबल कर देंगे। साथ साथ रिटायरमेंट टैक्सेबल कर देंगे। वो टैक्सेबल कैसे होगा? वो टैक्सेबल इस तरह से होगा कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सॉरी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यहां पे लास्ट लाइन देख लेते हैं इसकी। है ना, एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ऊपर टैक्सेबल नहीं करा था तो अब टैक्सेबल करते? हाँ, सम लमसम के टाइम टैक्सेबल कर दो।
इज टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इसका मतलब ये हुआ कि यूआरपीएफ के अंदर आपका ऑलमोस्ट सब कुछ टैक्सेबल है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्री करते टाइम ही टैक्सेबल कर देता है, लेकिन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट पे टैक्सेबल नहीं करे, लेकिन लमसम टाइम पे जब रीपेमेंट करी जाएगी, उसकी लमसम रीपेमेंट करी जाएगी रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन के टाइम, उस टाइम एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे मिलने वाला इंटरेस्ट जो टैक्सेबल पहले नहीं करा था उसको अदर सोर्स में टैक्सेबल कर देंगे, बाकी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट प्रॉफिट इन लिeu सैलरी पे टैक्सेबल कर देंगे। मतलब सैलरी हेड में ही टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी हेड में ही टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सैलरी हेड में ही टैक्सेबल हो जाएगा। अब हमारा जो लास्ट बचा है वो हमारा बचा है पीपीएफ। ये भी सिंपल सही है, इसे फटाफट देख लेते हैं। पीपीएफ में ये वाला पॉइंट सेम है जो हमने एसपीएफ एसपीएफ आरपीएफ में पढ़ा, सेम पॉइंट है। पीपीएफ में भी एटीसी डिडक्शन मिल जाएगी अगर आप शिफ्टिंग आउट हो रहे हो 115 बीएसी से। क्या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा? तो यार पीपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, तो एनए आ गया। एम्प्लॉय का अच्छा देखिए, यहाँ पे हम एम्प्लॉय वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है नॉन एम्प्लॉय जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो तो एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए हम एसएससी बोलेंगे। यहाँ पर पीपीएफ के केस में हमें कायदे से एसएससी बोलना चाहिए। एम्प्लॉयर कुछ होता नहीं, एम्प्लॉय या एसएससी, उसका एटीसी डिडक्शन मिल गई अगर 115 बीसी से बाहर आ रहे हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे मिलने वाला इंटरेस्ट कहता है फुली एग्जेम्प्ट है। लो जी साहब, ये भी फुली एग्जेम्प्ट हो गया, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब आप अगर अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहे हो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है, टेंशन ना लेना। और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे मिलने वाला इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अब रीपेमेंट के टाइम की बात क्या कर रहे हैं? रीपेमेंट कह रहा है भैया, देखिए कितनी मौज की बात है। रीपेमेंट कह रहा है कि भैया सेक्शन 10(11) के अंदर आपको पूरी आज़ादी है, पूरी एग्जाम्पशन है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(11) के अंदर, जबकि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे जो लमसम अमाउंट मिलती है वो एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10(12) के अंदर। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में हमें टैक्स लगाना पड़ेगा, जो हमने ऊपर छोड़ दिया था। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उसका पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है एज सैलरी हेड में अंदर एज अ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में मिलने वाला इंटरेस्ट अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा ये वाला और ये वाला हर जगह नॉर्मली ये होता है, तो स्टैट्यूटरी होगा या फिर आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा। ये तीनों ही मेरे एग्जेम्प्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ लमसम पेमेंट। ठीक है, ये तीनों ही एग्जेम्प्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ लमसम पेमेंट। तो इस तरह से हमने सबके टैक्स ट्रीटमेंट को देखा। अब यहां पर ना एक हमने यहां पर देखिए नोट देखा था, मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्ट वाले पोर्शन में हमने यहां पर रेफर नोट बिलो इंटरेस्ट क्रेडिटेड की जो हम बात कर रहे थे, इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, रेफर नोट बिलो, रेफर नोट बिलो, रेफर नोट बिलो, सबके लिए रेफर नोट बिलो ही था। अब यहां पर क्या बात है, एक यहां पर ना छोटा सा अमेंडमेंट थी, चेंज था 2021 से जो इफेक्टिव था, तो पुरानी बात हो गई। यहां पे कहता है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, मतलब जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उस कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला इंटरेस्ट एसपीएफ के केस में हमने कहा एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ के केस में हमने कहा 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, पीपीएफ के केस में कहा हमने कहा एग्जेम्प्ट है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल, एनी पेमेंट फ्रॉम एसपीएफ और फ्रॉम पीपीएफ, एसपीएफ और पीपीएफ किस में एग्जाम था? 10-11 में। और एनी पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड किस में एग्जाम थी? 10-12, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजीम। इरेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजीम मतलब आप 115 बीएसी फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लमसम के टाइम, लमसम पेमेंट के टाइम, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन के टाइम मिलने वाली अमाउंट पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होगी सेक्शन 10 और 12 के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। रिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजाइम, हमें टैक्स रिजाइम को कोई ध्यान नहीं रखना, सिर्फ टैक्स रिजाइम एटीसी की डिडक्शन देने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमने कहा भैया ये पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है सेक्शन 10, 11 और 12 के अंदर। लेकिन इसके एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? वही एक्सेप्शन हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझनी पड़ेगी। एक्सेप्शन बड़ी जबरदस्त है, एक्सेप्शन इसकी बड़ी बढ़िया है। क्या एक्सेप्शन है देखिए, कहते हैं कि एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, 11 और 10, 12 मतलब एसपीएफ और पीपीएफ और आरपीएफ,
वुड नॉट बी अवेलेबल ऑन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। जरा ध्यान देना, यहां पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है ना पीएफ जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1011 टाइटल वुड नॉट बी अवेलेबल ऑन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीएफ अकाउंट। पीएफ कौन कौन सा हो सकता है 1011 में? एसपीएफ भी हो सकता है, आरपीएफ भी हो सकता है और पीपीएफ भी हो सकता है। क्या है यहां पे यूआरपीएफ को इंक्लूड करा है? यूआरपीएफ का इंक्लूड ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि यूआरपीएफ 10, 11, 12 में कवर ही नहीं होता, तो हम उसमें इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो इन तीनों फंड में मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, कौन सा इंटरेस्ट है? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां पे ध्यान देना, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। हम यहां बात करें एम्प्लॉय की, मैं थोड़ा सा इसको पहले रब कर देता हूं। हम बात यहां पर किसके कर रहे हैं? एम्प्लॉय के इंटरेस्ट की, जो कि क्रेडिट होता है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, ठीक है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कहता है कि ये एग्जामिशन नहीं मिलेगी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पे ऑन पीएफ अकाउंट फॉर कंट्रीब्यूशन मेड ड्यूरिंग एक्सीड 2.5 लाख रुपए, 5 लाख इन केस ऑफ एम्प्लॉय डू नॉट कंट्रीब्यूट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। मतलब क्या है कि अगर आपने अपने एसपीएफ, आरपीएफ या पीपीएफ में 2.5 लाख रुपए तक जमा कराए हैं, 2.5 लाख रुपए तक जमा कराए हैं, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, और कौन सा कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर आपने 2.5 लाख से ज्यादा जमा कराए हैं, तो जो एक्सेस पोर्शन पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना एसपीएफ, आरपीएफ या पीपीएफ में, 2.5 लाख से एक्सेस पोर्शन पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पे हम एग्जेम्पशन 10, 11, 12 की नहीं देंगे। यहां पे यही बात लिखी है कि एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, 11, 12 वुड नॉट बी अवेलेबल ऑन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीएफ अकाउंट फॉर कंट्रीब्यूशन मेड ड्यूरिंग एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख तक की कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पर 5 लाख इन केस एम्प्लॉयर डू नॉट कंट्रीब्यूट, कौन सा वाला होगा? ये पीपीएफ में होगा। मतलब अगर आप साल में 5 लाख तक का कंट्रीब्यूट करते हो पीपीएफ में, या फिर 2.5 लाख तक का करते हो एसपीएफ या आरपीएफ में, तो उस पर इंटरेस्ट जो मिलना वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन इससे एक्सीड पोर्शन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन टू सच फंड अप टू 31 मार्च 2021, क्योंकि कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है। इसका मतलब 31 मार्च 2021 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, कितना पैसा पड़ाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद मुझे एक्सेस फंड पे टैक्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन टू सच फंड अप टू 31 मार्च 2021 वुड बी एग्जेम्प्ट विदाउट एनी लिमिट इवन इफ द अक्रूवल ऑफ इनकम इज आफ्टर दैट डेट। क्योंकि जो आपने 31 मार्च तक का आपने कंट्रीब्यूट करा था उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये रूलिंग इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से, ये रूलिंग एप्लीकेबल है 2021 से। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? इसकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए प्रॉब्लम है, तब हमें एक्सेस पोर्शन देखना होगा। तो इस एक्सेस पोर्शन का सॉल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम करा? गवर्नमेंट ने कहा भैया देखो एक काम करो आप, गवर्नमेंट ने कहा आपका एक काम करो, आप ना 2 अकाउंट बना लो। एक अकाउंट बनाओ 2.5 लाख तक का और एक बनाओ एक्सेस ऑफ 2.5 लाख रुपए। ये अमाउंट वो है कि आप 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूट कर रहे हो और जब 2.5 लाख से एक्सेस हो जाएगा ना उस पर कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये हमें कैलकुलेशन क्या करनी है? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। 2.5 लाख तक के पे जो इंटरेस्ट लगेगा ना उस इंटरेस्ट को आप यहां पे रखो। ये आपका 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट है। जब 2.5 लाख से जितना पैसा एक्स्ट्रा हो गया, मान लीजिए आपने 3 लाख जमा कराया, 3 लाख हो गए, तो 50,000 पे जो इंटरेस्ट होगा ना, 50 लाख का जो इंटरेस्ट होगा वो आप यहां पर रखो। मतलब 2 सेट्स ऑफ बुक मेंटेन रख लो। 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट एक जगह कैलकुलेट रखो और 2.5 लाख से एक्स्ट्रा वाला जो इंटरेस्ट है, 2.5 लाख से ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है, 2.5 लाख इंटरेस्ट नहीं, 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। 2.5 लाख इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। 2.5 लाख तो मेरा कंट्रीब्यूशन, इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, और 2.5 लाख से ऊपर जो आपने कंट्रीब्यूट करा उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको अलग सेट ऑफ बुक बनाओ। यहाँ पे देखिए रूल 290 में यही लिखी हुई है, The CBDT has by Rule 19 notified the manner to calculate taxable interest relating to contribution in a PF or RPF exceeding the threshold limit। यहाँ PF मतलब SPF या फिर PPF। For this purpose, separate account within the provident fund account shall be maintained during the previous year 21-22 and all subsequent previous year for taxable contribution, non-taxable contribution made by the person। तो प्रीवियस ईयर 2021 से एप्लीकेबल है, तो 21-22 और उसके बाद वाले आने वाले जितने भी टाइम होगा, क्योंकि ये एप्लीकेबल तो अब हो ही गया है ना, आपको सेपरेट अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा।
एक अकाउंट होगा नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन जो 2.5 लाख तक का होगा या फिर 5 लाख तक का होगा, 2.5 लाख तक का होगा या फिर 5 लाख तक का। 5 लाख में पीपीएफ में ना, और ये कौन सा होगा, एक्सेस ऑफ, ये वाला कौन सा होगा, एक्सेस ऑफ 2.5 लाख या फिर 5 लाख। इस वाले अकाउंट में कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 2.5 लाख तक और 5 लाख तो गवर्नमेंट खुद ही कह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन कंट्रीब्यूट करो उस पर टैक्स लगेगा। तो यहां पे देखिए नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 में तो आपको 50 लाख बैलेंस हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं भाई, फिर तो आपको पूरा इंटरेस्ट पे आपको कोई एग्जाम्शन मिले, सारी एग्जाम्शन है क्योंकि रूलिंग 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है। तो 31 मार्च 2021 तक आपके पास कितना भी पैसा पड़ा हो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट आपका एग्जाम्प्ट ही होगा। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस पर एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन इन द अकाउंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 और सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर विच इज नॉट इंक्लूड द टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट एंड इंटरेस्ट अक्रूड दोनों, मतलब जो भी आपका 2.5 लाख तक का, भाई 31 मार्च 2021 में आपको कुछ भी बैलेंस हो, हमें क्या मतलब है उससे, इसमें 21-22 प्रीवियस ईयर का ऐड ऑन हो जाएगा, ये ऐड ऑन हो जाएगा 21-22 प्रीवियस ईयर का। अब 21-22 प्रीवियस ईयर में आपने 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूट करो, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, एग्जाम कर दो इस इंटरेस्ट को। लेकिन आपने जो एक्सेस वाला पोर्शन है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन इन द अकाउंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ द ईयरली थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट कौन सी है, 2.5 लाख की और 5 लाख की। इससे जो एक्सेस वाला पोर्शन होगा, इससे जो एक्सेस वाला पोर्शन होगा उसको अलग मेंटेन रखो, उसको अलग मेंटेन रखो, और उस पर जो इंटरेस्ट है, उस पर जो इंटरेस्ट है वो अलग कैलकुलेट करो, और इस वाले इंटरेस्ट को हमें टैक्सेबल करना है। तभी तो हमने कहा ना कि भाई ये टैक्सेबल पोर्शन है, ये वाला मेरा क्या है, ये मेरा टैक्सेबल पोर्शन है। क्यों, क्योंकि 2.5 लाख 5 लाख से एक्सेस वाला कॉन्ट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो इस अकाउंट में मेंटेन रख रहे हैं, और बाकी का हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारा जो है ये टैक्सेबल हो जाए। ठीक है, अगर हम इसको एक बहुत ही रफ आइडिया देखा जाए तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए 31 मार्च 2021 को आपका पीएफ का बैलेंस था 10 लाख रुपए, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22, 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है, आपने 2 लाख रुपए और जमा करे। अब भैया ये 2 लाख रुपए मेरे यहाँ पर 2 लाख रुपए मैंने और जमा कर दिए, 31 10 लाख ये था, 2 लाख ये हो गए, तो दो टोटल मिल गए मेरे 12 लाख रुपए। इस पर जो इंटरेस्ट है, क्या इस पर मेरी कोई रूलिंग है, नहीं साहब इस पर कोई रूलिंग, इस पर इंटरेस्ट तो मेरा पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये जो 2 लाख आपने एक्स्ट्रा जमा करे हैं ना, ये आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर ही है, 2.5 लाख और 5 लाख की लिमिट में ही है। इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट क्या ये एग्जेम्प्ट है? हाँ सर ये भी तो एग्जेम्प्ट है क्योंकि 2 लाख तक की लिमिट है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस 2 लाख को अगर मैं 2.5 लाख कर दूं, भाई मैंने प्रीवियस ईयर 21-22 में 2.5 लाख रुपए और जमा कर दिए, तो इसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा। हाँ सर एग्जेम्प्ट होगा, ये भी एग्जेम्प्ट होगा। पीएफ का बैलेंस हो गया मेरा 12,50,000 रुपए, इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट मेरा एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि 2.5 लाख तक की अभी भी लिमिट है। और हम बात कर रहे हैं एसपीएफ या आरपीएफ की, एसपीएफ या आरपीएफ की बात करें अभी भी एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब मैं कह रहा हूँ कि साहब अब हमने जो कंट्रीब्यूट करा है ना वो करा है हमने 3 लाख कंट्रीब्यूट। आपने 3 लाख कंट्रीब्यूट करा तो भैया एक काम करो 2.5 लाख आप लिखो यहाँ पर और 50,000 रुपये लिखो यहाँ पर। 10 लाख पे मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, 2.5 लाख पे मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इस 50,000 मतलब 2.5 लाख से ऊपर 50,000 पे मिलने वाला इंटरेस्ट क्या एग्जेम्प्ट? नहीं जी, ये तो हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है, तो ये मेरा नॉन टैक्सेबल वाला पार्ट हो गया, ये मेरा टैक्सेबल वाला पार्ट हो गया। तो सिंपल है, जो हमने यहाँ पे टेबल अभी देख रहे हैं ना, ये टेबल इसी चीज को डिफाइन करती है। नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीगेट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, और जो भी कंट्रीब्यूशन आपने करा है मेड बाय द पर्सन इन एनी अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट। और अगर कोई अमाउंट निकालो वो तो उस पर से लेस हो ही जाएगी, क्योंकि भाई जो अमाउंट निकालो वो तो लेस हो ही जाएगी, उसी पे तो आपका फिर बैलेंस देखा जाएगा ना, कितना पीएफ बैलेंस बचा है। लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन पूरे साल कितना है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। टैक्सेबल पोर्शन हमारा जो 50,000 पोर्शन है वो हमारा टैक्सेबल पोर्शन में चला जाएगा, उस पर उसके इंटरेस्ट पे आपको कोई डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, वो टैक्सेबल पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी हमारी रूलिंग भी थी। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ यूआरपीएफ
अनरिकॉग्नाइज्ड फंड इनटू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर कोई आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है जिसे आपने खोला था और आपके पीएफ कमिश्नर ने अप्रूव नहीं करा, तो उसने मना कर दिया था कि साहब ये आपको मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, और आपका केस चल रहा था भैया 2 साल 1.5 साल 1 साल बाद उसने कहा ठीक है मैं आपको अप्रूव कर देता हूँ। अब वो क्या हो गया, यूआरपीएफ से आरपीएफ बन गया, रिकॉग्नाइज बन गया। कहता है ट्रांसफर बैलेंस ऑफ यूआरपीएफ, ट्रांसफर बैलेंस ऑफ यूआरपीएफ when it is converted into RPF is also taxable in excess of 12%, 9.5% जो हम RPF में पढ़ा है, केस में भी in the hands of the employee and hence include the gross salary, the amount not transferred to RPF and paid out of RPF will be taxable in the same manner as the lump sum payment from the RPF, URPF is taxable। ये सीधी सी बात है, जो भी बैलेंस आपका ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर बैलेंस इज व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू RPF। तो हमारी जो रूलिंग चल रही थी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की 12%, उसमें मिलने वाला इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में मिलने वाले 9.5% थी, इससे एक्सेस वाला पोर्शन हम सैलरी में टैक्सेबल कर देंगे क्योंकि एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड हैंस इंक्लूड द ग्रॉस सैलरी। और जो अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुई है आरपीएफ में, जो अमाउंट आरपीएफ में ट्रांसफर नहीं हो पाई है और पेड हुई है यूआरपीएफ से, तो उसका ट्रीटमेंट वही करेंगे जो यूआरपीएफ में करते हैं। क्या करते हैं यूआरपीएफ में ट्रीटमेंट, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट अदर सोर्स में, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट प्रॉफिट सैलरी में टैक्सेबल, पेड आउट ऑफ यूआरपीएफ विल बी टैक्सेबल इन द सेम मैनर द लम्प सम पेमेंट फ्रॉम द यूआरपीएफ टैक्स। सिंपल सी बात है, कोई इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं है। अब इतनी बातें पढ़ने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो दोबारा देख लेना ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब हम फिर देखेंगे इसके क्वेश्चन, अब हम देखेंगे इसके 2-3 क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट पता रहेंगे तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए जिसके क्वेश्चन और देख लेते हैं हम जरा।